नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DK सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम बोर्ड एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बताएंगे। वो प्रश्न जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और हर बार आपसे जो है पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसके आज हम विज्ञान के जो हैं विज्ञान के प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बनता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसके जनक, इसके जनक का नाम लिखिए। इसके जनक का नाम लिखिए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पे आनुवांशिकता। लिखेंगे यहाँ पे आनुवांशिकता, ब्रैकेट में लिख लेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। तो इसमें आपको बताना है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है और इनकी इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स कहते हैं। अब इसी पे लिखेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो इसमें हम बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडेल। ग्रेगर जॉन मेंडेल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अगर प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता या जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इसके जनक का नाम लिखिए, तो आप सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए और इन्होंने अपना जो है प्रयोग, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया, तो आप बताएंगे मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे पे किया। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न बनता है यहाँ से कि मेंडल ने नियम प्रतिपादित किए हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण या क्रॉस संकरण या लिख देंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, F1 जेनरेशन, F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है, तथा जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इस नियम के अनुसार अगर हम शुद्ध लंबे पौधे का संकरण जो है, शुद्ध लंबे पौधे इनका क्रॉस अगर करवा दें शुद्ध बौने पौधे से, तो यहाँ पे देख लीजिए शुद्ध लंबा पौधा है तो इसे लिखेंगे कैपिटल टी, और ये शुद्ध बौना है तो इसे लिखेंगे स्मॉल टी। जब क्रॉस होगा तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया यहाँ से F1 जेनरेशन यानी F1 पीढ़ी। तो इसमें क्या है, यहाँ पे होंगे सभी यानी संकर लंबे पौधे। अगर इनमें स्वनिषेचन करवा दिया जाए, सेल्फ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे देखेंगे स्वनिषेचन, यहाँ से लिख देंगे हम स्वनिषेचन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो स्वनिषेचन होने पर
इसे इस प्रकार से बना देंगे हम, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहां से लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इधर करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इधर करेंगे स्मॉल टी, कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करवाएंगे कैपिटल टी। अब कैपिटल टी का क्रॉस इस वाले कैपिटल स्मॉल टी से होगा। यहाँ पे इस तरफ देखेंगे यहाँ से कि यहाँ F1 पीढ़ी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी था इसे अलग कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखेंगे यहाँ पे इस वाले स्मॉल टी की जो है मल्टीप्लाई इस वाले टी से करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले टी की मल्टीप्लाई इस टी से कर देंगे स्मॉल टी। अब इसी प्रकार इस वाले कैपिटल टी की मल्टीप्लाई कैपिटल टी से कर देंगे कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी की मल्टीप्लाई स्मॉल टी से करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पौधा है, ये पौधा इसके बराबर है तो ये हो गया 1, और 2 पौधे जो है संकर लंबे हैं, ये वाले 1:2, ये एक पौधा बन रहा है शुद्ध बौना, तो हो गया 1। तो अगर इनका पूछा जाए फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप मीन्स होता है, अगर हमें बाह्य रूप से देखें तो बिल्कुल सेम लगेंगे, तो ये हो जाएगा 3:1। अगर इसका जीनोटाइप अनुपात पूछा जा रहा है, जीनोटाइप अनुपात, तो जीनोटाइप अनुपात इनके जीन में जो है अंतर होगा, इसलिए इनका जीनोटाइप अनुपात होगा 1:2:1, इस प्रकार से। अब इसे हम देखेंगे कि थ्योरी के अकॉर्डिंग या उस जो है नियम के अनुसार बताया गया है कि जब शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिनमें स्वानिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में जीनोटाइप वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि इनका फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। तो इसे इस प्रकार से हम बता देंगे। अब इसका आता है, अभी इसी प्रकार से एक दूसरा नियम भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता, ये मेंडल का दूसरा नियम नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करा दिया जाए तो उनमें से कोई भी पौधा या कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो, पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो, तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर पे हम देखेंगे कि अगर इसमें देखेंगे, अगर लाल पौधे का क्रॉस, यहाँ पे लिख लेंगे, अगर लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण हम सफेद पुष्प वाले पौधे से करा देंगे, कि लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे से कराते हैं, तो लाल के लिए हम लिख देंगे, यहाँ पे रेड फ्लावर है तो इसके लिए कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर। अब जो इनमें संकरण यानी क्रॉस होगा तो बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें क्या होगा, ये जो पौधे हुए ये हुए गुलाबी रंग वाले पुष्प। अपूर्ण प्रभाविता में क्या बताया गया है कि जब कोई भी रंग पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। या एग्जाम्पल तौर पे हम बताएंगे कि जब लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस या संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग वाले पुष्प प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, गुलाबी रंग में क्या होता है, ना ही उसमें लाल रंग प्रभावी हो रहा है और ना सफेद रंग प्रभावी हो रहा है, दोनों का मिश्रण हो रहा है यहाँ पे, इसलिए लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अप्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता के नियम को हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से एक आता है, अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में आया है कि उत्परिवर्तन क्या है, और उत्परिवर्तन देखेंगे यहाँ पे
उत्परिवर्तन क्या है, या म्यूटेशन, या पूछा जाएगा म्यूटेशन क्या है। तो इसमें हम बताएंगे कि जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ह्यूगो डी व्रीज को उत्परिवर्तन का पिता कहा जाता है। उत्परिवर्तन का पिता कहा जाता है, या फादर ऑफ म्यूटेशन। अगर पूछा जाए उत्परिवर्तन क्या है तो आप बताएंगे कि जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ह्यूगो डी व्रीज को उत्परिवर्तन का पिता कहा जाता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आता है कि लिंग गुणसूत्र क्या है। लिंग गुणसूत्र क्या है? तो लिंग गुणसूत्र यहाँ पे हम लिखेंगे लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स इसमें क्या होता है, अब मनुष्य की जो एक कोशिका होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या इन्हें हम लिखेंगे 23 जोड़ी। ये पेयर्स में होते हैं, या हम लिख लेंगे 23 पेयर इक्वल 46। ये हो गया मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े मतलब 44 गुणसूत्र जो है समान होते हैं। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 जोड़े मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऑटोसोम्स कहा जाता है। स्त्रियों में 23वें जोड़े के गुणसूत्र जो होते हैं समान होते हैं। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र असमान होते हैं, जिन्हें हेटेरोसोम्स कहा जाता है। और इन्हें कैपिटल एक्स और वाई से प्रदर्शित करते हैं। या एक बार फिर से देखेंगे कि लिंग गुणसूत्र को समझने के लिए देखेंगे, यहाँ पे मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जबकि पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र असमान होते हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोसोम्स कहा जाता है और एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ बताना हो कि गर्भ में जो संतान है या पुत्र है या पुत्री, तो उसे किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं ये समान होते हैं। 22 जोड़े मतलब 44 गुणसूत्र समान होते हैं। और जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है, तब ये टोटल हो गए यहाँ पे 46, और जो उत्पन्न संतान होगी वो होगी लड़की। इसी प्रकार से 44 गुणसूत्र तो ये समान है। अगर मादा का एक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से संलयित होता है, तो यहाँ पे उत्पन्न संतान होगा लड़का। तो इस प्रकार से लिंग गुणसूत्र को हम आसानी से समझ सकते हैं। केवल हमें याद रखना है कि 22 जोड़े अर्थात 44 ये समान होते हैं, इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम्स। और 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वे असमान होते हैं, जिन्हें कहा जाता है हेटेरोसोम्स। जब एक्स पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से संलयित होता है,
तो उत्पन्न संतान लड़की होती है। इसी प्रकार से जब पुरुष का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संलग्नित होता है तो उत्पन्न संतान लड़का होता है। तो इसे इस प्रकार से हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न आता है, ट्रांसपिरेशन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक बताओ। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखो, कारक लिखो। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को समझने के लिए इस डायग्राम के द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन को समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये प्लांट है एक, और ये एक प्लांट जो है लगा हुआ है, ये इसकी एक लीव है, और ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये सॉइल से जो है ये इसकी रूट है, और ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा रहा है, लीव में, इस प्रकार से। तो इस लीव में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा, इन्हें कहेंगे रंध्र या स्टोमेटा। जब जड़ें सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो ये वाटर स्टेम से होता हुआ लीव में पहुंचता है, जहां स्टोमेटा के द्वारा ये फिर से एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में चला जाता है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इसमें बताएंगे कि पौधे भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अवशोषित जल का कुछ भाग ही पौधे उपयोग में लाते हैं, शेष जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस क्रिया को ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब उसके बाद में हम लिखेंगे कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक या वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक यहाँ पे हम बताएंगे तापमान या टेम्परेचर। तो इसमें लिखना है आपको कि जब वायुमंडल का ताप बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ये देखा होगा कि गर्मियों में जो है पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं जब तक, या फिर उन्हें हम रेगुलर पानी देते रहें। इसका मतलब क्या है कि उनमें जो है पौधों की जड़ों में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी टेम्परेचर ज्यादा होने पे बढ़ जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि वायुमंडल का ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है, बढ़ जाती है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम बताएंगे सेकंड पॉइंट, प्राप्य जल की मात्रा। तो इसमें बताएंगे कि मृदा में प्राप्य जल की मात्रा अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, और जब प्राप्य जल की मात्रा कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। उसी प्रकार से बताएंगे हम यहाँ पे अगला पॉइंट आता है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, तो इसमें बताएंगे कि वह प्रकाश की दर बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट आता है वायु की गति। वायु की गति, तो इसमें बताना है कि वायु की गति बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, किंतु अधिक तेज वायु में वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे हम यहाँ पे वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स होता है नमी। अब आपको बताना है कि वायुमंडल में वायु की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। देखा होगा कि ठंडकों में जो है ठंडी हवाएं चलती हैं तब वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है, जबकि गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं उसमें क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्या है,
इसे प्रभावित करने वाले कारक या ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में अगर पूछ रहा है तो उसे इस प्रकार से हम बता देंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, डाउन सिंड्रोम क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, पूछा जाएगा डाउन सिंड्रोम, या एक होता है टर्नर सिंड्रोम। इनमें केवल क्रोमोसोम्स की संख्या पूछेगा। तो डाउन सिंड्रोम में जो होता है क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है 47 या 47, और टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है 45। तो इसे इस प्रकार से हम बता देंगे। अगर पूछा जा रहा है कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 47, और टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है 45। अगर मैं इससे पूछा जाए कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 46। इस प्रकार से इसे बता देंगे। अब तो हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित होते हैं व्यक्ति, उनमें रक्त का थक्का बनाने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर एक बार वो कट जाएं दुर्भाग्यवश, तो उनमें ब्लड का जो है बहाव नहीं रुकता, और जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें हम इस प्रकार से बताएंगे कि हीमोफीलिया रोगी में रक्त का थक्का बनाने की क्षमता नहीं होती है। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि किन्हीं दो आनुवांशिक रोगों के नाम लिखो, आनुवांशिक रोगों के नाम लिखो। आनुवांशिक का मतलब होता है कि वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं, उन रोगों को आनुवांशिक रोग कहा जाता है। आनुवांशिक रोग आपको बताना है कि वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं, ऐसे रोगों को आनुवांशिक रोग कहा जाता है। अगर इसी प्रकार से पूछा जाए आनुवांशिक लक्षण, तो हम ये बताएंगे कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। तो आएंगे इस प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं दो आनुवांशिक रोगों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको बताना है वर्णांधता। वर्णांधता जो है ये आनुवांशिक रोग है। इसी प्रकार से आपको बताना है हीमोफीलिया, ये भी क्या है, ये भी एक आनुवांशिक रोग है। तो इस प्रकार से इन रोगों को हम बता सकते हैं कि हीमोफीलिया और वर्णांधता जो है ये आनुवांशिक रोग है। इसी